दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के जो मालूमात आपके साथ शेयर करने का सिलसिला शुरू किया है, आज इसको फिर जारी रखेंगे। और ये है किताब लिखी हुई जनाब प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी की। किताब का टाइटल है बाबाए कौम। आज 2 चैप्टर्स हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे उनके चैप्टर्स हैं, लिहाजा इनको बखूबी हम आज आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो पहला है सियासत में दिलचस्पी, क्योंकि पिछले चैप्टर में जो आपको बताया था तब तक तो वो वकालत कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी वकालत में अपना नाम बना रहे थे, और इसी दौरान उनको थोड़ी सी सियासत में दिलचस्पी हुई। तो आइए देखते हैं इसके बारे में इस किताब में क्या लिखते हैं। सियासत में मिस्टर जिन्ना की दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब वो इंग्लिस्तान में थे। वहाँ मशहूर कांग्रेसी लीडर दादा भाई नौरोजी एक नशिस्त के लिए खड़े हुए। बहुत बड़े आज़ादी पसंद हिंदुस्तानी लीडर थे और पारसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। अंग्रेज़ आपको हिंदुस्तान का अजीम बुजुर्ग पुकारते थे। वो जिन्ना को इंग्लिस्तान में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक अनथक कारकुन की हैसियत से जानते थे और उनसे बहुत सी तवक्कुआत रखते थे। इस होनहार नौजवान को उन्होंने, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया। लेकिन दादा भाई ही वाहिद लीडर न थे जिन्होंने कायद की खूबियों को भांप लिया था, और भी बहुत से ऐसे अशखास थे। एक और हिंदुस्तानी लीडर फिरोज शाह मेहता भी जिन्ना के बहुत बड़े मद्दाह थे। वो खुद भी हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में सरगर्म हिस्सा लेते थे और जिन्ना की सियासी सरगर्मियों को बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। इनके तीसरे मद्दाह पूना के एक नेक दिल मदरस मिस्टर घोकले थे। उन्होंने 75 रुपये माहाना के इवज़ अपने खिदमात गरीबों के लिए वक्फ कर रखी थी। वो जिन्ना की बहुत इज्जत करते थे और जिन्ना घोकले की बहुत कदर करते थे। एक दफ़ा घोकले ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबसे बड़ा सफ़ीर कहकर खराज तहसीन अदा किया, और जिन्ना ने एक दफ़ा कहा था कि वो मुसलमान घोकले बनने की ख्वाहिश रखते हैं। ये छोटा सा चैप्टर था सियासत में दिलचस्पी के बारे में। अब इसके साथ हम अगला चैप्टर जो है सियासी ज़िंदगी का आगाज़ अगर ना शेयर करें आपके साथ तो ये कुछ थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा। लिहाजा अब हम चलते हैं सियासी ज़िंदगी के आगाज़ की तरफ। कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की बाकायदा सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 1906 में हुआ। वतन वापसी पर आपने कांग्रेस ही के प्लेटफॉर्म से सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सदर थे। मिस्टर जिन्ना इनके सेक्रेटरी की हैसियत से कांग्रेस के अजलास जो कलकत्ता में होते थे उनमें शिरकत करते थे। बरतानिया ने हिंदुस्तान के आइन में जिन इस्लाहात का वादा किया था उनकी पहली किस्त 1909 में दी। मुंबई के मुस्लिम हल्के से मरकज़ी असम्बली के रुकन के इंतखाब के लिए 2 बड़े खिताब याफ्ता मुसलमानों ने नाम दिए। यहाँ के बाशिंदों ने यह महसूस किया कि आपस में लड़ने से मुसलमानों के मफाद को नुकसान पहुँचेगा, इसलिए उन्होंने जोर दिया कि इनमें से एक को बैठ जाना चाहिए, लेकिन फैसला ना हो सका। आखिरकार ये फैसला हुआ कि तीसरे शख्स को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। सबकी आंखें मोहम्मद अली जिन्ना पर पड़ी और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हिंदुओं में गोखले का इंतखाब हुआ। मजलिस कानून साज इस ज़माने में कलकत्ता में थी। इजलास शुरू होते ही ये मसला पेश हुआ कि बाहर के मुल्कों में हिंदुस्तानियों की क्या हैसियत है। बहस के दौरान मिस्टर जिन्ना ने जनूबी अफ्रीका की हुकूमत को बुरा भला कहा कि वो हिंदुस्तानियों से बुरा सलूक कर रही है। इस पर वाइसराय ने, जो मजलिस कानून साज का सदर भी होता था, मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तान दोनों दौलत मुश्तरका के रुकन हैं, इसलिए हिंदुस्तान को हक नहीं कि जनूबी अफ्रीका के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने नहायत दिलेरी से निडर होकर जवाब दिया कि बेइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हर खुददार इंसान का फ़र्ज़ है। जब ये खबर अखबारों में शाया हुई तो बम्बई के 2 खिताब याफ्ता मुसलमान लीडर सहम कर रह गए। आप इस मजलिस के 6 साल तक रुकन रहे। इस अरसा में उन्होंने अपनी पार्लिमानी काबिलियत, दलाइल, तकरीर करने के फ़न और कानून में महारत का इतना सबूत दिया कि हर तरफ उनकी तारीफ होने लगी। उन्होंने एक तरफ तो मुसलमानों के फ़ायदे के कानून मंजूर कराए और दूसरी तरफ आइन में इस्लाहात के लिए कोशिश करते रहे, जिसमें उन्हें कामयाबी भी हुई। ये शर्फ भी सिर्फ उनको ही हासिल हुआ था। वो कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी। ये बात काबिल गौर है कि घोकले को हिंदुओं की नुमाइंदगी कभी नसीब न हुई, मगर जिन्ना को मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक शुरू ही से हासिल था। कायद-ए-आज़म अवाम की तालीम के ज़बरदस्त हामी थे।
جب مسٹر گھوکھلے نے عوام کی تعلیم کا بل کونسل میں پیش کیا تو قائد اعظم نے ان کی بھرپور حمایت کی۔ برطانوی حکومت کے نمائندوں نے کہا کہ مزید مدارس کھولنے کے لیے ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے۔ جناح نے کہا یہ ایک کھوکھلا بہانہ ہے، روپیہ نہ ہونا ایک فرسودہ کہانی ہے۔ انہوں نے حکومت سے کہا کہ اگر تعلیم کو عام کرنے کے لیے حکومت کے پاس روپیہ نہیں ہے تو اسے لوگوں پر ٹیکس لگا کر اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک تعلیم ایک بہت اہم چیز تھی، اس کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ نظریہ عمر بھر قائم رہا۔ آپ عوام کی تعلیم کے اس قدر حامی تھے کہ آپ نے اپنی تمام جائیداد 3 تعلیمی اداروں یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسہ کراچی کے نام لگا دی۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے بھی بہت دلچسپ ہوگی۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے اختتام پر علامہ اقبال کا ایک اور شعر: کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔